वेलकम स्टूडेंट्स, यू आर वाचिंग योर ओन चैनल एएस क्लासेस। आप देख रहे हैं आप अपना चैनल एएस क्लासेस और मैं अशोक शर्मा फिर हाजिर लेकर एक और नया एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए। ये जो एजुकेशनल वीडियो है ये क्लास 10 सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनकी एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री का चैप्टर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो फटाफट से आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोल लीजिए और चैप्टर 3 निकाल लीजिए, जिसमें कि हम लोग उसके पैराग्राफ वाइज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे जो पहले हमें फर्स्ट पैराग्राफ दिया है, उस फर्स्ट पैराग्राफ में हमको वो कंडीशंस डिस्क्राइब किए जो कि आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएट हुई थी। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है ये 1914 में स्टार्ट हुआ और 1918 तक चला। ठीक है, और इस वर्ल्ड वॉर का इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंडिया उस समय एक कॉलोनी के रूप में थी जो कि ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी, और इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशर्स ने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया था। तो एक तरीके से इनडायरेक्टली इंडिया भी इस फर्स्ट वर्ल्ड में पार्टिसिपेट करती है। अब इस पार्टिसिपेशन की वजह से इंडिया के ऊपर काफी प्रभाव पड़ा। तो देख लेते हैं, क्योंकि इस पैराग्राफ से रिलेटेड हमारे बोर्ड में क्वेश्चन 2 बार आया है। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को नोट करते हैं एंड आफ्टर दैट हम उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो जो क्वेश्चन हमारे लिखा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है, उसमें साफ हमसे उन्होंने पूछा है कि हाउ had the first world war created a new economic and political conditions या फिर सिचुएशन इन इंडिया। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 बार रिपीट हुआ है। बस इसकी लैंग्वेज में लिटिल बिट चेंज किया गया है, बट जो हम आंसर लिखेंगे वो आंसर सेम है। क्लियर? तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हम लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से डिस्क्राइब करना है, और वही हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन भी है। तो चलिए देख लेते हैं आंसर फर्स्ट। आंसर पे सबसे पहले तो लिख देना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन इन इंडिया। उसके बाद फिर हमको फर्स्ट पॉइंट डालना है और इसमें लिखना है इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज in defense expenditure। ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो थे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और इसी वजह से जो डिफेंस के ऊपर एक्सपेंडिचर था वो एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ।
तो आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर डिफेंस के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च भी किया जाने लगा। और जब ये इंक्रीजमेंट हुआ तो नेचुरल सी बात है, इस इंक्रीजमेंट को कहीं ना कहीं से तो कलेक्ट करना ही होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसे की जरूरत कहीं ना कहीं से पूरी करनी होगी। और इसी वजह से क्या हुआ, which was financed by war loans and increasing टैक्सेस। ठीक है, अब इस फाइनेंस की जरूरत को पूरा करने के लिए भैया लोन लिए गए, वॉर लोन लिए गए, और ये लोन ज्यादातर किसने प्रोवाइड किए, जो यूएस था उसने प्रोवाइड किए। ठीक है, उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इसकी जरूरत को पूरा करने के लिए जो टैक्सेस थे उन टैक्सेस को भी इंक्रीज किया गया। ठीक है, अब हम देख लेते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्सेस को भी इंक्रीज किया है। तो आखिर कौन कौन से जो थे, सबसे पहले हम देखते हैं कस्टम ड्यूटीज। कस्टम ड्यूटीज इंक्रीज्ड एंड इनकम टैक्स were introduced। ठीक है, जो कस्टम ड्यूटीज थी वो भी इंक्रीज की गई, और इसके अलावा एक नया टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया जिसको कि इनकम टैक्स के नाम से जाना गया। इसके बाद हम ये भी देखते हैं कि प्राइसेस ऑफ goods increased, doubling between 1913 to 1918 से 1913 से लेके 1918 के बीच में जो गुड्स थे उनके प्राइस डबल हो गए, और जब प्राइस डबल हुए तो नेचुरल सी बात है, जो डेली नीड्स की गुड्स थी जो कि हर एक व्यक्ति इजीली परचेज कर पा रहा था, अब वो उनकी पहुंच से दूर हो गई। ठीक है, इसके बाद हम फोर्थ पॉइंट लिख सकते हैं, इट लीडिंग टू एक्सट्रीम hardship to common people। कॉमन पीपल का जो जीवन था वो बहुत कठिनाई से बीतना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे जैसे डेली नीड्स की गुड्स महंगी हुई, प्राइस राइज हुए, तो लोगों के लिए अब उनको परचेज करना मुश्किल होता जा रहा था। एक और प्राइस राइज हो रहे, दूसरी ओर डिफरेंट काइंड के टैक्सेस इंट्रोड्यूस हो रहे, उनके ऊपर डिफरेंट काइंड के टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, जो कि पूरे तरीके से फुलफिल करना मुश्किल था। इसके बाद हम देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, हम क्या लिख सकते हैं, फिफ्थ पॉइंट में हम लिख सकते हैं फोल्ड रिक्रूटमेंट in rural areas caused widespread anger। ठीक है, लगातार फौज के लिए लोगों की सप्लाई करनी थी। अब इस सप्लाई को करने के लिए जो रूरल एरियाज थे वहां पर लोगों को जबरदस्ती फौज में भर्ती किया जाने लगा, ताकि जो वॉर नीड्स है
उनको फुलफिल करने के लिए सैनिक प्रोवाइड किए जा सके। जब इस तरीके के कंडीशंस क्रिएट हुए तो जितने भी लोग थे, कॉमन पीपल्स थे, अब उनके बीच में ब्रिटिश गवर्नमेंट को लेके यानी ब्रिटिश रूल को लेके जो एंगर था, जो गुस्सा था, वो फूटना शुरू हो गया। यहीं से हम देखते हैं कि जो नेशनलिज्म का आइडिया था, मींस जो नेशनलिज्म की भावना थी, वो अब स्प्रेड होनी शुरू हो गई थी। ठीक है, अब हम इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं। ये हमेशा ध्यान रखना, जब भी 5 पॉइंट का नंबर आए तो हमको 6 पॉइंट्स लिखने हैं। तो हमें यहां क्या लिखना है, बिटवीन 1918 to 1920 crops failed in many part of the country। ठीक है, इसी पर्टिकुलर पीरियड में यानी कि 1918 से लेके 1920 का जो पीरियड था, ये वो पीरियड था कि भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में जो क्रॉप्स थी वो फेल हो गई। फेल होना मीन्स उनकी जो प्रोडक्शन थी वो कम हो गई, उनका जो ग्रोइंग सिस्टम था, मीन्स उनका जो होना चाहिए, प्रोडक्शन होना चाहिए था, वो प्रोडक्शन नहीं हुआ था। इसके भी रीजन थे कि कई जगह पर डिजास्टर्स आए थे, यानी कि सूखा पड़ गया था, ठीक है, और अदर डिजास्टर्स की वजह से ये जो क्रॉप थी ये पूरे तरीके से फेल हो गई। क्लियर है, ये वो सिचुएशंस थी जिन सिचुएशंस में भारत में ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट जो डिफरेंट कंडीशंस थी, उनके थ्रू जो एंगर था वो बढ़ा और नेशनलिज्म का आइडिया स्प्रेड होना शुरू हो गया। यानी कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडीशंस इन इंडिया। भारत में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद किस तरीके से नेशनलिज्म का जो आइडिया है वो स्प्रेड हुआ, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फटाफट से पहले बच्चों इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे इसके नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इस पर्टिकुलर टॉपिक में से दो तरीके के क्वेश्चन जो हैं वो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और दोनों ही क्वेश्चनों को हमको देखना है आखिर कौन से क्वेश्चन आते हैं। 3 मार्क्स में भी आता है, 1 मार्क्स में भी आता है, और हमसे मैथ रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो चलिए एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले तो यही देख लेते हैं कि 3 मार्क्स में और 1 मार्क्स में कई बार ये क्वेश्चन आया है, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रह। ये क्वेश्चन कई बार 1 मार्क्स में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन कई बार 3 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो हम इसको दोनों ही बेसिस पर देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इसके आंसर को। आंसर में हमको क्या लिखना है, आंसर में हमको लिखना है सत्याग्रह वाज, सत्याग्रह वाज a non-violent method। ठीक है, सत्याग्रह was a non-violent method of mass agitation against the oppressors।
ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो नॉन वायलेंस का इस्तेमाल करते हैं एज ए टूल, यानी अहिंसा का इस्तेमाल करते हैं एज ए टूल। और जो अपोनेंट है मींस जिसके अगेंस्ट ये एक्शन मूवमेंट स्टार्ट किया जा रहा है उसके खिलाफ इस मेथड को यूज किया जाता है, यानी बिना किसी लड़ाई लड़ने के शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात सामने वाले को समझाना। ठीक है, ये हम लोग फर्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट में हमको क्या लिखना है? सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे इट एम्फेसाइज्ड the power of truth, ठीक है, and the need to search for truth। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो सत्याग्रह है ये जो सच्चाई की पावर है, सच्चाई की जो ताकत है उसको एक टूल के तौर पे मीन्स उसको एक आग्रह के तौर पे इस्तेमाल करता है और सच की खोज की तरफ ध्यान लाता है, यानी सच की तरफ अपना कंसंट्रेशन, सच की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करता है। इसके बाद थर्ड पॉइंट पे हम लिख सकते हैं इट सजेस्टेड if the causes this was true, if the struggle was against injustice, then physical force was not required to fight against oppression। ठीक है, जो अगर आपका इन्होंने कहा इफ सजेस्टेड इफ द कॉज वाज ट्रू, अगर आपका कोई जो कारण है जिसकी वजह से आप अपना मूवमेंट कर रहे हो या कोई बात कर रहे हो अगर वो सच है, और इफ द स्ट्रगल वाज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर आपका स्ट्रगल इनजस्टिस के खिलाफ है यानी अन्याय के खिलाफ है तो आपको किसी भी फिजिकल फोर्स की जरूरत नहीं है, यानी कि शारीरिक ताकत के आधार पर आपको अपनी बात कहने की जरूरत नहीं है किसी भी अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट? जो आपका अपोनेंट है यानी जिसके अगेंस्ट आप काम कर रहे हो। क्लियर? तो यानी आप सच्ची बात के थ्रू अपनी बात को मनवा सकते हो अगर उसमें सच्चाई है तो। इसी पूरे सिस्टम को जिसमें नॉन वायलेंस का इस्तेमाल किया जाता है, सच्ची बातों के आधार पर अपनी बातें रखी जाती हैं, इसी सिस्टम को आइडिया ऑफ सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसको फटाफट नोट कर लो। 1 मार्क्स में आए तो आप लोगों को सेकंड पॉइंट लिख देना है, और अगर 3 मार्क्स का है तो आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं। ठीक है? क्लियर? तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो कि हमारा इसी से रिलेटेड है, आइडिया ऑफ सत्याग्रह वाले पैराग्राफ से ही रिलेटेड है।
सबसे पहले वो क्वेश्चन लिखते हैं, जो क्वेश्चन कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में आया है। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं, हाउ डिड महात्मा गांधी महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह How did Mahatma Gandhi successfully organize satyagraha movements in various places just after arriving in India. Explain with 3 एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स के क्वेश्चन में भी आया है और कई बार हमारे मैथ के क्वेश्चन में भी रिपीट हुआ है। तो इसको फटाफट से हम लोग हमको सबसे पहला पॉइंट तो क्या लिखना है, सबसे पहले पॉइंट पे साफ तौर पे हमको बता देना है कि भैया गांधी जी भारत कब लौटे। गांधी जी भारत लौटे 1915, जनवरी 1915। तो सबसे पहला पॉइंट हमको ये लिख देना है, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया in January 1915 from साउथ अफ्रीका। कहां से लौट के आए थे भारत? साउथ अफ्रीका से। कब? जनवरी 1915 में। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे हम लोगों को लिखने हैं वो सारे पॉइंट्स जो हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछे गए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1917 की डेट या 1916 की डेट बच्चों, 1916 ये ध्यान रखना है। मैंने यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्यों लिखा है 1915, बस सीक्वेंस याद रखना है। हर एक साल गांधी जी ने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया था जब वो भारत लौटे थे, और यही हमारे मैथ में भी हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले 1916 का लिख लेते हैं। इन 1916 he traveled to चंपारण बिहार। सबसे पहले वो कहां पहुंचे? चंपारण बिहार में। कब? 1916 में। आते वहां उन्होंने क्या किया? चंपारण बिहार पहुंचकर उन्होंने एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। किसके लिए? टू इंस्पायर इंडिगो फार्मर्स। ठीक है, इंडिगो जो फार्मर्स थे उनको इंस्पायर किया उनके मूवमेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। आखिर ये मूवमेंट क्या हुआ ये आपको पता होना चाहिए। अगेंस्ट कौन? जो ब्रिटिशर प्लांटेशन वाले ऑफिशियल्स थे उनके अगेंस्ट। ठीक है, हम लिख सकते हैं द ऑपरेसिव
प्लांटेशन सिस्टम ऑफ द ब्रिटिश। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर मीन्स जो ऑफिशियल्स थे, उन ऑफिशियल्स ने जो प्लांटेशन सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था, उस प्लांटेशन सिस्टम में जो इंडिगो फार्मर्स की कंडीशंस थी, उन कंडीशंस के अगेंस्ट ही चंपारण बिहार में गांधी जी ने सबसे पहले अफ्रीका से लौट के फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। ये 1916 हो गया, अगला कब होगा बेटा? 1917 में। ठीक है, 1917 में इन्होंने क्या किया कि ऑर्गेनाइज ए सत्याग्रह in Kheda district, गुजरात में एक खेड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर उन्होंने एक सत्याग्रह मूवमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया। किसके सपोर्ट में? टू सपोर्ट द पीसेंट्स। ठीक है, जो फार्मर्स थे, पीसेंट्स मींस फार्मर ही होता है, जो फार्मर्स थे उनके हेल्प में, उनके सपोर्ट में गांधी जी ने एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। आखिर क्यों किया ये देख लेते हैं। ये भी ब्रिटिशर के अगेंस्ट में था, क्योंकि 1917 में जो प्लेग था, प्लेग की बीमारी की वजह से और अदर रीजंस की वजह से जो क्रॉप्स थी वो क्रॉप्स प्रॉपर्ली नहीं हुई थी, क्रॉप फेल हो गई थी, और जो ब्रिटिशर्स थे वो लगातार रेवेन्यू मांग रहे थे, रेवेन्यू चाहते थे, लेकिन जो फार्मर्स थे वो ये डिमांड कर रहे थे कि जो रेवेन्यू है उसको रिड्यूस किया जाए, लेकिन ब्रिटिशर्स उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थे। इसी वजह से गांधी जी ने वहां पर एक सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। तो हम यहां लिख सकते हैं नॉट टू पे रेवेन्यू ड्यू टू क्रॉप फेलियर। ठीक है पहले बच्चों, क्रॉप फेलियर की वजह से वो रेवेन्यू नहीं देना चाहते थे। ठीक है, इसके बाद एक और है जो उन्होंने स्टार्ट किया, वो भी हम लोग देख लेते हैं, और बाद में इन तीनों प्लेसेस को हम लोग मैप पर भी देख लेंगे। इंडिया के मैप पर हम इन लोगों को कहां प्लॉट करें, कैसे प्लॉट करें, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट लास्ट पॉइंट भी हम लोग लिख लें और फिर इसके मैप को देख लेते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट मींस कौन सी डेट? 1917 हो गया। इन 1918 में फिर एक सत्याग्रह मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। सत्याग्रह मूवमेंट इन अहमदाबाद गुजरात में एक मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, आखिर ये मूवमेंट क्यों किया था? टू सपोर्ट मिल वर्कर्स।
अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे उन मिल वर्कर्स के सपोर्ट में ये मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। क्यों, क्या कारण था भाई ऐसा कि जो वर्कर्स थे उनको सपोर्ट किया गया, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं। ब्रिटिशर्स टू इंक्रीज wages and reforms in working conditions. ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उनसे ये डिमांड की गई थी जो मिल वर्कर्स हैं उन मिल वर्कर्स की जो वेजेस है, जो सैलरी है, उसको इंक्रीज किया जाए और वहां जहां ये मिल वर्कर्स काम कर रहे हैं वहां की जो कंडीशंस है उन कंडीशंस को इंप्रूव किया जाए। इसी डिमांड के तहत ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में गांधी जी ने मिल वर्कर्स के सपोर्ट में ये सत्याग्रह मूवमेंट स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये तीन हमारे सक्सेसफुल सत्याग्रह मूवमेंट थे जो महात्मा गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किए आफ्टर अराइविंग इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1916, 17 और 18। ठीक है, अब देखो फटाफट इसको मैप पर और देख लेते हैं। आखिर मैप पे अगर ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाए तो हम लोगों को इसको मैप पर कैसे प्लॉट करना है, वो कौन सी जगह है जहां पर ये चंपारण बिहार है, बिहार में चंपारण है सॉरी, और खेड़ा गुजरात में और अहमदाबाद गुजरात में। तो जल्दी से देख लेते हैं। पहले एक छोटा सा मैप बना लेते हैं इंडिया का और इस छोटे से मैप पे हम लोग उनको देख लेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारे इंडिया का मैप है। अब ऐसा मैप हमारे उसमें आएगा, ये पॉलिटिकल मैप आएगा। बस आप लोगों को इसी के बेस पर हमको देख लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं चंपारण। तो यहाँ पर हमारा यूपी और बिहार का बॉर्डर है। यूपी बिहार के बॉर्डर में जो ये एरिया है बिहार का, यहाँ पर आपको डॉट प्लॉट कर देना है और सीधा लिख देना है चंपारण। ठीक है, कहां पर, बिहार में। कर लेंगे पहले बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद हमें सेकंड दिया था खेड़ा गुजरात का। तो यहां पर साइड में जहां ये चौथी होती है यही साइड पर हम लिख देंगे खेड़ा। कहां पर है बच्चों, ये गुजरात में। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है हमारा अहमदाबाद। तो इसके जस्ट ऊपर यहां पर गुजरात में हम लिख देंगे अहमदाबाद। ठीक है, और ये दोनों ही कहां पर है, गुजरात में। आगे कैसे प्लॉट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा कि जाएगा कि मिल वर्कर्स के सपोर्ट में कहां पर मूवमेंट हुआ, पीसेंट्स के सपोर्ट में जो कि रेवेन्यू से रिलेटेड था वो कहां पर हुआ। तो आपको ये पूरा पता होना चाहिए। क्लियर, तो हमारे दो टॉपिक्स क्लियर हो गए, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस इन इंडिया आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह में दो टॉपिक हो गए। आइडिया ऑफ सत्याग्रह की मीनिंग हमने सीख ली और वो तीन सक्सेसफुल मूवमेंट हमने सीख लिए जो कि हमारे इंडिया में गांधी जी द्वारा साउथ अफ्रीका से लौटने के बाद हुए। और हमने उसका मैप भी देख लिया किस तरीके से उसे मैप पर हम लोग प्लॉट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इसके आगे का टॉपिक यानी रोलैट एक्ट के बारे में। तब तक के लिए आप देखते रहिए आपका अपना चैनल AS क्लासेस।
और हाँ, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।